एक बात और भी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो ये है कि अब ये जो भारतीय हुकूमत है, इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री और राफेल जहाज़ बनाने वाली कंपनी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। और इस लड़ाई की खबर हमें दिया है एक इंडिया का बहुत ही मशहूर जो टीवी चैनल है, उसने नेशनल इंटरेस्ट, एक अमेरिका का अखबार है, एक अमेरिका का मैगज़ीन है, उसके हवाले से ख़बर दिया। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वाशिंगटन डीसी से शाया होता है। इसने ये कहा है कि भारत और राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के दरमियान एक मुहाजरा ही शुरू हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग से भारत और जो डिज़ॉल्व कंपनी है उसके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। डिज़ॉल्व कंपनी ने ऑडिट टीम बनाई है जो भारत जाके इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि राफेल तैयारे जो हैं वो नाकिस नहीं थे, बल्कि मसला इंडियन एयरफोर्स और उसके इनकम्पिटेंट पायलट्स का था। लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो ऑडिट टीम को भारत में राफेल तैयारों तक रसाई नहीं दे रही, और भारतीय हुकूमत को खदशा है कि जो फ्रेंच ऑडिट टीम है वो तैयारों की नाकामी का सारा मलबा पायलट्स की इनकम्पिटेंस पे डाल देगी। और अब एक और जो बात मैं निसार जट साहब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शशि थरूर साहब हैं, जिनका बज़ाहिर ताल्लुक़ अपोजिशन से है, ये इंडिया गए हैं अपनी पार्टी की क़यादत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। इनकी पार्टी की क़यादत ने डेलीगेशंस के लिए 4 नाम दिए थे, 4 में से शशि थरूर साहब का नाम नहीं था, तो मोदी साहब ने इनका नाम स्पेशली शामिल करवाया है। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी साहब ने ये जो डेलीगेशन बाहर भेजे हैं, इसका मकसद भी इंडिया की जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको आपस में लड़ाना है? क्योंकि और भी जो पार्टियां हैं उसमें भी इन्होंने इस तरह किया है। जो तृणमूल कांग्रेस है उसके भी जो एमपीज़ को नॉमिनेट किया गया था उनकी बजाय किसी और का नाम डाला गया, तो तृणमूल कांग्रेस ने इन डेलीगेशंस का बायकॉट कर दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? मीर साहब, हमारा नाम भी लड़ाई के लिए डाल देते तो चले, कोई ना कोई पाकिस्तान का कोई नाम रह जाता, अपोजिशन का नाम रह जाता। चले, उन्होंने नाम तो डाला, चले उनकी लड़ाई है तो आपस में वो कन्वेंस कर लेंगे। मैं समझता हूँ मीर साहब, अभी तक ये जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, हम इंडिया के इस महाजराई को समझ नहीं पाए हैं कि इंडिया ने एकदम से क्या ऐसा हुआ कि जो हम पर हमला करना शुरू कर दिया। पहलगाम तो बिल्कुल एक जो है वो अपना जो है वो तो एक बहाना है। क्या ऐसी वजह है कि अचानक से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना शुरू हो गए और हम पर अटैक कर दिया? और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अभी रणधीर जसवाल जो हैं तर्जुमान वजारत ख़ारजा, जिन्होंने जो रात को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज़रबाईजान में जो स्पीच की है, उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी और डायलॉग एक साथ नहीं चल सकते। हमें अब इसको समझना होगा, ये सिर्फ मुसलमान को हिंदू करना ये मकसद नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करना, कश्मीर के ऊपर कब्जा करना, ये उनका टारगेट है, और इसके साथ साथ पानी पे कब्जा करना। हम बेस लाइन को टच ही नहीं कर रहे, इस वजह को टच ही नहीं कर रहे। एक मोटी सी बात कि जी उन्होंने पहलगाम वाक़या हुआ और उन्होंने हम पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद जो है हमने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया हम कामयाब हो गए, और हम इस खुशफहमी में कि जी हम अपना मुकदमा दुनिया के सामने लेकर जाएंगे और कामयाब होंगे। नहीं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे मोदी बेचारा, मैं उसे बेचारा नहीं कहूँगा, मैं उसको हराम का कहूँगा। वो हराम का है, उसके डंग से आपने बचना है। हाँ, और दूसरी बात, अच्छा देखें, वो पाकिस्तान के बारे में जो भी कहें, हमें गालियां नहीं निकालनी चाहिए डॉक्टर साहब, गाली से गुरेज करना चाहिए। दुश्मन है, उसके दांत तोड़ेंगे हम उसका गुरूर खाक में मिलाएंगे, लेकिन गाली गलौज से हमें गुरेज करना चाहिए। जी बेहतर, वो ठीक हो गया जी। अब चलें, आप कहते हैं तो मैं माजरत कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, माजरत ना करें, बस आइंदा से गुरेज करें। हमारा जो गुस्सा माजरत ना करें, हमारा आइंदा से गुरेज करें। हाँ जी। दूसरी बात मीर साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। 1962 में हमें एक बड़ी अच्छी एक ऑफर थी कि जी हम कश्मीर में दाखिल हों, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये चाहते थे, और फील्ड मार्शल जो है अयूब खान, उन्होंने जॉन ऑफ कैनेडी की बात को जो है वो रिकग्नाइज कर दिया, और हम इस बात को डायलॉग की तरफ ले गए, और आज तक उस डायलॉग का हम वेट करते रहे।
मैं इस हुकूमत से ये कहूँगा, आज हम इस दौरानिए पे खड़े, हम दोबारा ट्रंप पे ट्रस्ट करके बैठे हुए कि ट्रंप हमारा मसला हल करवाएगा। क्या हमें ये सोचना होगा, क्या हमारे साथ ये जॉन ऑफ कैनेडी वाली ना हो जाए, या आज ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में फिर हम वहीं के वहीं खड़े रहें कि मसला कश्मीर जो है आज भी वहीं का वहीं है, और बलूचिस्तान जो है वो पहले ही एक आग का बारूद बन चुका है, हमारे लिए अजाब बना हुआ है वहाँ पर कंट्रोल करना, वहाँ पर लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो हालिया खुजदार में जो एक हमला हुआ है वो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी एक्सरसाइज में हमें उस बात को पकड़ना चाहिए कि ये सिर्फ आरएसएस माइंड है, मोदी क्या चाहता है और मोदी क्यों ये सारी हरकतें कर रहा है। क्या मोदी के लिए इतना आसान है कि वो पाकिस्तान पे आके कब्जा कर लेगा? ये तो उसकी खुशफहमी को तो मैं खुशफहमी समझ सकता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको एक और गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि इनकी पार्टी अपना इंडिया ने स्टील जहाज़ बनाने के लिए एक जो है वो मंजूरी दी है पार्लियामेंट में कि अब हम स्टील जहाज़ बनाएंगे, और पूरी दुनिया से उन्होंने रुजू किया है कि जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो हमें दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्हें किसी ने जवाब नहीं दिया, अभी तक उन्हें किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया और ना ही किसी ने उनको मुंह लगाया है। ये बहुत अच्छा है, गोल्डन चांस है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को चाहिए कि उस बेस लाइन को पकड़ के अपना मुकदमा लड़ें। कश्मीर और बलूचिस्तान में जो हमारा एक इंतहाई कदम बनता है हम उसे अवेल करें, और अवेल करने के बाद हम उसके ऊपर काम करें और काम करके हम अपना टारगेट हासिल करें। चलें, आपने कहा कि उसको हराम का ना कहें, दहशतगर्द तो मोदी को मैं कह सकता हूं, तो वो भी नहीं कह सकता। ये आपने सही कहा, दहशतगर्द है, उसने खित्ते में अमन का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और उसकी पार्टी भी दहशतगर्द है, उसकी पार्टी भी दहशतगर्द है। और हम ये कहते हैं कि हम तमाम इंडियंस को दहशतगर्द नहीं कह रहे, हम तमाम हिंदुओं को दहशतगर्द नहीं कह रहे, हम सिर्फ आरएसएस और बीजेपी वालों को दहशतगर्द नहीं, हम मोदी और मोदी के माइंडसेट को दहशतगर्द बिल्कुल ठीक है।